नवरात्रि की आप सभी को शुभकामनाएं। गरबा खेलने की आप भी तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करिए। त्योहार है, उत्सव मनाइए, लेकिन एंट्री के लिए कई नियम कायदे बनाए जा रहे हैं भाई साहब। वो क्या है वो सब कुछ बताएंगे, लेकिन पहले नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी। ये आप स्वीकार कर लीजिए क्योंकि आप विस्तार न्यूज देख रहे हैं। हर दिन आपको 8 से 9 बजे के बीच नमस्कार करता हूं और फिर बताता हूं कि आज सीधे मुद्दे की बात में कौन कौन सी खबर है देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की, जो आपको दिखाने वाला हूं। आज सबसे पहले फिर से इजराइल और लेबनान में छिड़े जंग की करेंगे। इजरायली सेना लेबनान के अंदर घुस गई है। डराने वाली तस्वीरें आ रही हैं, पूरी खबर बताएंगे, जुड़े रहिएगा। दूसरी खबर में बात करेंगे वीरेंद्र सहवाग की। सुबह से सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं, तो सोचे विस्तार से बात कर लें। इस बार बात क्रिकेट के पिच की नहीं, पॉलिटिकल पिच की करेंगे। तीसरी खबर में आपको बिहार में मची तबाही की तस्वीरें दिखाऊंगा। एमपी छत्तीसगढ़ में बिहार के बहुत लोग रहते हैं। अपनों के फंसे होने से लोग परेशान हैं। 11.5 लाख लोग डूबे हैं, तो एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा। 300 से ज्यादा गांव डूबे हैं। चौथी खबर में बात मध्य प्रदेश ब्यूरोक्रेसी के नए बॉस की करूंगा। अनुराग जैन ने आज कार्यभार संभाल लिया है। मध्य प्रदेश के 55 जिले के कलेक्टर्स की कमान जिनके हाथों में रहने वाली है। कौन है अनुराग जैन? विस्तार से जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिएगा, सब कुछ बताऊंगा। पांचवी खबर बहुत जरूरी है। सड़क किनारे खड़ी गाड़ियां जान ले रही हैं। रीवा से खबर आई है, 2 हफ्ते में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। 20 से ज्यादा। आपको जागरूक करने वाली खबर है, आपके जान से जुड़ी हुई खबर है, देख लीजिएगा। छठी खबर में आपको बाबा बागेश्वर का बयान सुनाएंगे। नवरात्रि के पहले दिन ही बाबा ने कुछ ऐसा बोल दिया है कि चर्चा होने लगी है। सातवीं खबर में आज बात गरबा की करेंगे। अगर आप भी गरबा जाने वाले हैं तो विस्तार न्यूज देखते रहिएगा। बहुत नियम कानून बन गए हैं, खबर क्या है सब कुछ विस्तार से बताएंगे। आठवीं खबर में आपको रायपुर से आई शौर्य की तस्वीर दिखाऊंगा। छत्तीसगढ़ की धरती पर पहली बार आर्मी अपना शौर्य दिखाने वाली है। और अगली खबर एक कलयुगी बेटे की कहानी है। मां को मारता था बेटा, अब विस्तार न्यूज सीधे सवाल पूछने गया तो क्या कह रहा है पता है आपको? सुनेंगे, आपको ही बुरा लगेगा। और आखिर में आपको नवरात्रि की तस्वीरें दिखाऊंगा। आज से नवरात्रि शुरू हो गई है और जाते जाते एक रिसर्च भी लेकर आया हूं, वो भी दिखाऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करते हैं ईरान से बदला लेने पहुंचा इजराइल। ये देख लीजिए, कल ही दिखाया था कि 180 से ज्यादा मिसाइल दागी गई। ईरान इजराइल के बीच छिड़े युद्ध से दुनिया भर में तनाव बढ़ रहा है। ईरान ने इजराइल पर हमला किया। उधर इजराइल और लेबनान के बीच महाजंग लगातार जारी। इजराइल अब जमीनी लड़ाई पर उतर गया है। जमीनी लड़ाई पर 18 साल बाद, देख लीजिए सब कुछ आप, 18 साल बाद इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच सीधी जंग जारी है। इजराइल की सेना लेबनान के 2 किलोमीटर अंदर तक घुस गई है। 2 किलोमीटर अंदर इजरायली सेना लेबनान के मरून अल रस गांव पहुंच गई है। बताया जा रहा है कि इजरायली सैनिकों की यहां हिजबुल्लाह के लड़ाकों से मुठभेड़ भी हुई है। आमने सामने की इस लड़ाई में इजराइल के 8 सैनिकों की मौत हो गई है, जबकि 18 सैनिक घायल हो गए हैं। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने इजराइल के 3 टैंक भी तबाह कर दिए। उधर इजरायली सेना ने भी दावा किया है कि हिजबुल्लाह के 60 आतंकियों को मार गिराया गया है और लेबनान में हिजबुल्लाह के 200 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया गया है। मतलब दोनों तरफ से ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। विस्तार से सब कुछ आपको समझा दिया। इसी बीच इजराइल ने बड़ा दावा कर दिया है। इजराइल ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के दामाद हसन जाफर उल कासिर के मारे जाने का दावा किया है। न्यूज एजेंसी AFP ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि इजरायली सेना ने बीती रात सीरिया की राजधानी दमिश्क में हवाई हमला किया था, जिसमें हिजबुल्लाह के दामाद की मौत हो गई। इधर दिल्ली में भी इजरायली दूतावास की सुरक्षा, बताया था मैं आपको, कल ही बढ़ा दी गई थी। दिल्ली पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी की है। रूस, यूक्रेन, इजराइल, हमास और अब इजराइल ईरान के बीच लड़ाई भले हजारों किलोमीटर दूर लड़ी जा रही हो, लेकिन इसका सीधा असर भारत और यहाँ के लोगों पर भी पड़ने वाला है। यकीन नहीं है तो रिपोर्ट देखिए और समझिए। दिखाइए। भारत में आपको बता दें कि इजरायली दूतावास पे सुरक्षा कड़ी कर दी गई है।
मुझे लगता है कि अमेरिका इस वक्त इजराइल को रोकेगा क्योंकि वहाँ पे इलेक्शंस हैं और किसी फर्दर एस्केलेशन का रिस्क अमेरिका इस वक्त लेने के उसमें नहीं है। हमारे स्किल्ड प्रोफेशनल्स और बहुत सारे इंटरेस्ट मिडिल ईस्ट के अंदर भारत के जुड़े हुए हैं, तो इसको लेके भारत सरकार बहुत ही सजग है। बहुत ही कॉर्डियल रिलेशंस ईरान के साथ भारत के हैं, तो भारत कभी नहीं चाहेगा कि वो जो है इस तरह का कोई भी वॉर कन्फ्लिक्ट इतना ज़्यादा एस्केलेट हो कि भारत के इंटरेस्ट को भी खतरा हो। देखिए, बहुत बड़ी लड़ाई है और जो एक्सपर्ट हैं वो ये बता रहे हैं कि भारत पर क्या असर होने वाला है। और दिल्ली से अमृत तिवारी भी खड़े हैं। कल आपसे बातचीत नहीं हो पाई थी अमृत। मेरा सवाल यही है कि भारत के लोग, भारत सरकार क्यों चिंतित हो इजराइल और ईरान के बीच में हो रहे इस युद्ध के बाद। भारत के लिहाज से कल भी मेरा यही सवाल था और आज भी एक्सपर्ट जो बता रहे हैं कि भारत कभी नहीं चाहेगा कि ईरान से संबंध खराब हो। ऐसे में क्या स्टैंड होगा भारत का और कितना असर पड़ेगा इस पूरी लड़ाई पर? अमृत। ज्ञानेंद्र जी, भारत के लिए जो मसला है मिडिल ईस्ट में, उसमें ईरान भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि इजराइल है। इजराइल एक तरफ जहां हमारे सामरिक मामलों में साझेदार है, इंटेलिजेंस शेयरिंग में साझेदार है, वहीं ईरान हमारा कल्चरल शेयरिंग से लेकर के व्यापारिक जो हमारे साझेदारी है उसके साथ काफ़ी ज़्यादा है। एक वक्त में जब अमेरिका आंखें दिखा रहा था कि भारत ईरान के साथ तेल का व्यापार न करे, भारत उसकी आंख दिखाने को भी दरकिनार करके ईरान से अपने तेल आयात का कार्यक्रम जारी रखा ताकि भारत में जो ऑयल के मार्केट है वो हो सके, स्टेबल रह सके, नियंत्रित रह सके। यही वजह है कि भारत नहीं चाहता है कि किसी भी सूरत में यह जंग जो है बड़ा रूप धारण करे। और न सिर्फ भारत, आपको बता दूं कि खुद अभी इस वक्त में अमेरिका भी नहीं चाह रहा है कि यह जंग और ज्यादा एस्केलेट हो। अमेरिकी राष्ट्रपति का आज ही एक बयान आया है जिसमें उन्होंने G7 देश, जो कि उनके साथ बहुत बड़े देश है, आर्थिक रूप से संपन्न देश है, उनकी तरफ से कहा गया है कि इजराइल इस मामले में कोई पलटवार न करे, अगर उसे करना है तो एक लिमिटेड वॉर के तौर पर करे। उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया, प्रोपोर्शनल वॉर, यानी कि एक लिमिटेड तरीके से इसको जो है टारगेट करे, क्योंकि अमेरिकी एजेंसी को यह जानकारी मिल रही थी कि इजराइल जो है वो ईरान के जो न्यूक्लियर साइट्स है उस पर डायरेक्ट अटैक करने की बात कह रहा है। इसके पहले जब ये हमला हुआ, अमृत हर दिन विस्तार से हम बता रहे हैं। हर दिन आप जो अपडेट होगा, भारत सरकार का जो रुख होगा, ईरान और इजराइल को लेकर अमेरिका क्या कह रहा है और पूरे देश में, विश्व में इसका क्या असर हो रहा है, आपके जरिए हम विस्तार न्यूज के दर्शकों को दिखाते और समझाते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। आज बहुत खबरें हैं। अगली खबर क्या है? क्या वीरेंद्र सहवाग कांग्रेसी हो गए हैं? ये सवाल क्यों उठ रहा है कि क्या वीरेंद्र सहवाग कांग्रेसी हो गए हैं? ये पूरी खबर आपको बता देता हूं, विस्तार से बता देता हूं। वीरेंद्र सहवाग आज सुबह से सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड कर रहे हैं। क्रिकेट पिच पर धुआंधार बल्लेबाजी करने वाले वीरेंद्र सहवाग राजनीति के पिच पर उतर आए। वीरेंद्र सहवाग कोई पार्टी नहीं ज्वाइन किए हैं भाई साहब, बस अपने दोस्त के लिए प्रचार करने आए थे। वीरेंद्र सहवाग की जैसे ही हरियाणा के चुनाव में एंट्री हुई, सोशल मीडिया पर हलचल पड़ गई। वीरेंद्र सहवाग हरियाणा के तोशाम पहुंचे। तोशाम में सहवाग ने कांग्रेस उम्मीदवार अनिरुद्ध चौधरी के लिए वोट मांगे। चुनावी पिच पर वीरेंद्र सहवाग ने कैसी बैटिंग की है देखना चाहते हैं? देख लीजिए, सुन लीजिए कि कैसे सभा को संबोधित कर रहे हैं क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग। सुनिए। इतनी आवाज तो स्टेडियम में भी ना आई जितनी अड़ान लग रही है। मेरा तो बहुत पुराना नाता है, मतलब बड़े भाई की तरह मैं मानता हूँ। जब इनके फादर रणवीर सिंह जी वो थे प्रेसिडेंट, तो उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया था, मुझे वाइस कैप्टन भी बनाया था। बस उम्मीद है करूँ कि आवाज़ अनिरुद्ध चौधरी तक भी पहुँचेगी और अनिरुद्ध चौधरी ने आप लेकर जाओगे विधानसभा, चंडीगढ़ बैठाओगे। वीरेंद्र सहवाग की खबर आपको दिखाना इसलिए जरूरी थी कि वीरेंद्र सहवाग वर्ल्ड कप जब चल रहा था, आप याद करिए, तो अपने ट्वीट की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहते थे और जिस तरह से वो तंज कसते थे दूसरे देशों पर, वो भी बहुत वायरल होती थी। और वीरेंद्र सहवाग बहुत खुलकर बोलते हैं, कुछ कॉमेडी शोज में भी आए हैं, तो वीरेंद्र सहवाग को लोग सुनना, देखना, जानना चाहते हैं, क्योंकि जब तक वीरेंद्र सहवाग क्रिकेट खेले
तब तक बहुत विस्फोटक बल्लेबाजी करने के बाद देश में चर्चा में थे। सहवाग तोशाम में किसी पार्टी के प्रचार में नहीं, अपने भाई समान दोस्त अनिरुद्ध चौधरी के प्रचार में पहुंचे थे। सहवाग कहां पहुंचे थे आप समझ गए? अनिरुद्ध चौधरी के प्रचार में उतरे थे। अनिरुद्ध चौधरी के पिता रणवीर सिंह महेंद्र जब बीसीसीआई के अध्यक्ष थे तब वीरेंद्र सहवाग को उप कप्तान बनाया था। अब उसी एक्शन का रिएक्शन हो रहा है। सहवाग अपने बड़े भाई का प्रचार करने खुद तोशाम में उतर गए। वीरेंद्र सहवाग के आने से यहां चुनावी माहौल गर्मा गया है। बीजेपी और कांग्रेस कैंडिडेट के बीच कड़ा मुकाबला होगा। वीरेंद्र सहवाग के इस कदम से कुछ लोग बहुत परेशान दिख रहे हैं। एक ऐसा स्टार जो हर मुद्दे पर लगभग सरकार के पक्ष में पोस्ट करता रहता है, वो अगर कांग्रेस के लिए प्रचार में उतर जाए तो फिर हैरानी तो होगी। देख लीजिए पोस्ट देख लीजिए भाई। वीरेंद्र सहवाग के अकाउंट का पोस्ट है। जब भारत और इंडिया नाम पर घमासान चल रहा था उस समय का पोस्ट है। सहवाग ने देश को सिर्फ भारत नाम कहने के पक्ष में सहमति जताई थी। और तो और जय शाह से भी यह कह दिया था कि वर्ल्ड कप के दौरान क्रिकेट टीम की टी शर्ट पर भारत लिखा होना चाहिए। इस पूरे विवाद के दौरान वीरेंद्र सहवाग ने हर पोस्ट में देश के नाम पर सिर्फ और सिर्फ भारत का ही जिक्र किया था। देखते जाइए पोस्ट। टीम इंडिया नहीं, टीम भारत। मेरा दिल कल भी भारत के साथ था और आज भी भारत के साथ है। सहवाग के अकाउंट पर ऐसे बहुत पोस्ट देखने के लिए मिल जाएंगे। अगला पोस्ट देखिए, राम मंदिर का। कांग्रेस ने बहिष्कार किया था, निमंत्रण ठुकरा दिया था, लेकिन सहवाग का प्रेम रामलला के प्रति कितना है पोस्ट देखकर अंदाजा लगा लीजिए। चाहे प्राण प्रतिष्ठा हो या रामनवमी, सहवाग ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अपनी आस्था दिखाई थी, जताई थी, बताई थी। अभी रुकिए, ये भी देखिए, पंजाब यूथ कांग्रेस ने सहवाग पर बड़ा आरोप लगा दिया था। कम्युनल कलर में रंगने वाला तक बता दिया गया था। किसको? वीरेंद्र सहवाग को। पाकिस्तान की जीत पर जब भारत में आतिशबाजी हुई थी तो सहवाग ने कहा था कि भैया जब पाकिस्तान के लिए पटाखा फोड़ सकते हो तो दिवाली पर बैन क्यों लगा दी? इसी को रिट्वीट करते हुए पंजाब कांग्रेस ने सहवाग को सांप्रदायिक रंग में रंगने वाला बता दिया था। अब हरियाणा में 5 अक्टूबर को चुनाव होने हैं तो प्रचार के आखिरी दिन वीरेंद्र सहवाग भी अपने दोस्त और कांग्रेस उम्मीदवार अनिरुद्ध चौधरी के लिए प्रचार करने पहुंच गए। सहवाग को चुनावी प्रचार करते देख फैंस कयास लगाने लगे कि क्या जल्द ही वीरेंद्र सहवाग भी राजनीति के पिच पर अपने लिए बैटिंग लगाएंगे। आगे देखते हैं क्या होता है। फिलहाल आगे बढ़ना पड़ेगा। और किस पार्टी से लगाएंगे ये भी तो देख रहे होंगे। कांग्रेस के लिए प्रचार करेंगे तो फिर कहेंगे बीजेपी के इतने सारे पोस्ट और कांग्रेस के लिए प्रचार। वीरेंद्र सहवाग को जानना, देखना, सुनना पसंद करते हैं, इसलिए मैंने इतने विस्तार से रिपोर्ट दिखाई। चलिए आगे बढ़ा जाए। और आगे कहां है? बिहार में 325 गांव डूब गए हैं। देख लिए गांव में। और ये पानी कहां का? ये पानी कहां से आ रहा है? ये पानी नेपाल से आ रहा है। नेपाल से आई बाढ़ ने बिहार में तबाही मचा दी है, तबाही मचा दी है। लाखों लोग सड़क पर आ गए। दरभंगा से सहरसा तक कोसी गंडक नदियां तांडव मचा रही हैं। ये तस्वीरें देखिए। सहरसा, दरभंगा, सुपौल, मुजफ्फरपुर, अररिया जिले के नाम बदल रहे हैं, लेकिन तस्वीरें कमोबेश एक जैसी हैं। हमारे देश का कोई राज्य अगर इतना परेशान है तो वो तस्वीर हम जरूर दिखाएंगे। और मैं बारिश के मौसम में ही कह रहा हूँ, सावधान कर रहा हूँ, तो इसको तो विस्तार से दिखाऊंगा। विस्तार से इनका दर्द सुनाएंगे। इस भीषण बाढ़ ने कई परिवार के आसियाने छीन लिए, फसलें बर्बाद हो गई, किसानों को भारी नुकसान हो गया है, गांव के गांव डूब गए। बिहार में आई इस तबाही पर पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए, इसके बाद विस्तार से बात करूंगा। पूरा घर दक्षिण पूरा घर डूबल है। एलिवेटर एते अंगना में ठाड़ रहिए। झगड़ुआ से जे उधर आ जे इधर बचा हुआ है, मतलब वहाँ पे कोई नहीं पहुँच रहा, कोई चीज का सुविधा नहीं है वहाँ पे। पूरा पानी घुसा हुआ है। अभी कम से कम हर घर में पानी है, 2 फीट 2.5 फीट। कितना टपला खाए तो ना मिला, बीमारी आजारी घर में सब मर रहा है। लोग के साथ बार बार ऐसा होता रहा। एक बच्चा सहारा दे रहा है। मैंने खुद बिहार में बाढ़ को कवर किया है, महसूस किया है
इनके दर्द को। खाने के लिए खाना नहीं, पीने के लिए साफ पानी नहीं और रहने के लिए छत भी नहीं। तबाही का ये मंजर देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। विस्तार से सब कुछ ग्राफिक्स के जरिए देख लीजिए। बिहार में आई इस तबाही की बाढ़ में 16 जिले प्रभावित हैं। सब कुछ आंकड़े के सहारे आपको विस्तार से बता रहा हूं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के लोग भी वहां रहते हैं जो परेशान हैं। करीब 325 गांव डूब चुके हैं। 11.5 लाख की आबादी बाढ़ की मार झेल रही है। 2 लाख से ज्यादा हेक्टेयर की खड़ी फसल डूब गई है। बड़ा नुकसान झेल रहा है बिहार, इसलिए इनका दर्द दिखा रहा हूं, इनकी परेशानी सुना रहा हूं और सब कुछ विस्तार से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर क्या है। एमपी ब्यूरोक्रेसी के नए बॉस अनुराग जैन, इनके बारे में जानना तो आप चाहेंगे ही, क्योंकि ये ब्यूरोक्रेसी के यानी कि जिला कलेक्टर के नए बॉस हैं। तो इनके बारे में सब कुछ आज मैं आपको विस्तार से बता देता हूं। मध्य प्रदेश ब्यूरोक्रेसी के नए बॉस आ गए हैं और उन्होंने अपनी कुर्सी थाम ली है, चार्ज ले लिया है, बैठ गए हैं। 52 जिलों के कलेक्टरों के नए बॉस आ गए हैं। नवरात्रि के पहले दिन अनुराग जैन ने मध्य प्रदेश के 35वें मुख्य सचिव के तौर पर कार्यभार संभाल लिया है। अनुराग जैन अगले साल अगस्त तक मुख्य सचिव के पद पर रहेंगे, यानी अगस्त 2025 तक मध्य प्रदेश के प्रशासनिक मुखिया अनुराग जैन ही रहेंगे। प्रदेश की प्रशासनिक कमान जिस अधिकारी के हाथों में सौंपी गई है वो अनुराग जैन कौन है, विस्तार से बात कर लेते हैं। उनके बारे में सब कुछ आपको बता देते हैं। मध्य प्रदेश के नए मुख्य सचिव अनुराग जैन 1989 बैच के आईएएस अफसर, एमपी के चीफ सेक्रेटरी बनने से पहले केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर थे। अनुराग जैन सड़क परिवहन मंत्रालय में सचिव थे। भारत के सड़क परिवहन मंत्रालय के कई ड्रीम प्रोजेक्ट को अनुराग जैन ने रफ्तार दी है। प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करके डिलीवरी देने में मास्टर हैं अनुराग जैन। यही वजह है कि अनुराग जैन को ब्यूरोक्रेसी में हाईवे मैन भी कहा जाता है। ये आप नहीं जानते होंगे, जो विस्तार न्यूज आपको जानकारी दे रहा है। अनुराग जैन को पीएमओ यानी प्रधानमंत्री कार्यालय में लंबे समय तक काम करने का अनुभव भी है। 2015 में अनुराग जैन पीएमओ में संयुक्त सचिव के रूप में तैनात रहे। मतलब समझ गए, मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव का पीएमओ से सीधा कनेक्शन है। अपनी कार्यशैली की वजह से अनुराग जैन कहीं भी रहे, किसी भी सरकार में रहे, बीजेपी या कांग्रेस, सबके पसंदीदा रहे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी अनुराग जैन को पसंद करते हैं। अनुराग जैन मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के भी 2 बार सचिव रहे हैं। कमलनाथ सरकार में भी अनुराग जैन ने वित्त विभाग की जिम्मेदारी संभाली थी। अनुराग जैन की कार्यशैली की वजह से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी उनको काफी पसंद करते हैं। सरकार किसी की भी हो, अनुराग जैन अपनी कार्यशैली से सबको प्रभावित करते रहते हैं। अनुराग जैन मंदसौर, मंडला और भोपाल के कलेक्टर भी रहे हैं। दिल्ली से लेकर भोपाल तक, पीएमओ से लेकर सीएमओ तक में काम करने का अनुभव है अनुराग जैन को, इसलिए आपको विस्तार से सब कुछ बता रहा था। अनुराग जैन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भरोसेमंद अफसर माना जाता है। साल 2022 में इकबाल सिंह बैस मुख्य सचिव पद से रिटायर हुए, तब भी मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अनुराग जैन को मुख्य सचिव बनाने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन पीएम मोदी ने उन्हें रोक लिया था। केंद्र में अनुराग जैन को सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय में सचिव बनाया गया और इस मंत्रालय को भी नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए अनुराग जैन ने दिन रात मेहनत की। अनुराग जैन को अपने बेहतरीन कार्यों के लिए 2023 में प्रधानमंत्री पुरस्कार से भी नवाजा गया था। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के लिए अनुराग जैन को अप्रैल 2023 में एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में पीएम अवार्ड मिला था। मध्य प्रदेश के अलग होने से पहले छत्तीसगढ़ के कांकेर और दुर्ग जिले में भी अनुराग जैन ने अपनी सेवाएं दी। अनुराग जैन जहां भी रहे अपनी उपलब्धियों के लिए जाने जाते रहे। अनुराग जैन के 2 काम जिसकी वजह से उनको पहचान मिली। पहला, लोक सेवा गारंटी कानून। सबसे पहले यह कानून मध्य प्रदेश में ही लागू किया गया, जिसे मध्य प्रदेश के बाद 15 से ज्यादा राज्यों में लागू किया गया। 15 से ज्यादा राज्यों में इस कानून के मुताबिक लोक सेवकों को तय समय सीमा में काम को पूरा करना होगा और ऐसा ना करने पर जवाबदेही तय कर उन पर 500 से 5000 रुपए तक जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान है। अनुराग जैन की दूसरी बड़ी उपलब्धि है प्रधानमंत्री जनधन योजना। ये योजना प्रधानमंत्री मोदी की भी फ्लैगशिप योजना रही है। इस योजना को लागू कराने में भी अनुराग जैन की
अहम भूमिका रही है। बहुत पढ़े लिखे भी हैं अनुराग जैन। IIT खड़गपुर से पढ़ाई की है। अमेरिका के मैक्सवेल यूनिवर्सिटी से लोक प्रशासन में MA किया है। ये क्यों बता रहा हूं आपको, आप सब कुछ समझ रहे हैं? इसलिए बता रहा हूं कि नए अफसर, इतने बड़े अफसर को आपको जानना समझना जरूरी है। अनुराग जैन पहले भी प्रदेश में वित्त विभाग की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। ऐसे में अब अनुराग जैन के मुख्य सचिव बनने के बाद प्रदेश की आर्थिक रफ्तार पर कैसा असर पड़ेगा, यही समझने और यही समझाने के लिए मेरे साथ श्याम सिंह तोमर जुड़ गए हैं। श्याम सिंह तोमर कहाँ खड़े हैं भाई, बताइए। ये जो हमने इतने विस्तार से जानकारी दी, सब कुछ बताया, समझाया, आप भी अपनी जानकारी जो है उसको साझा कीजिए और प्रदेश में किस तरह से बदलाव दिखेगा अनुराग जैन की आ जाने के बाद, विस्तार ने उसके दर्शकों को बता दीजिए। श्याम जी। बिल्कुल, देखिए ज्ञानेंद्र, क्या है कि अनुराग जैन नाम का जो अधिकारी मिला है इस प्रदेश को, वो सशक्त है, सक्षम है। PMO की आपने बात की, PMO में उनका दखल है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आमतौर पर होता है कि कोई अफसर जो है या तो राज्य में बहुत अच्छा उसका कद होता है या फिर सेंट्रल में होता है, लेकिन इनके साथ दोनों खूबियां जुड़ी हुई हैं। और मध्य प्रदेश जिस प्रगति पथ पर आगे बढ़ना चाहता है, जो रफ्तार पाना चाहता है, उसके लिए ज़रूरी है कि अनुराग जैन कमान संभालें। तो यही देखते हुए, उनके इन्हीं गुणों को देखते हुए, उनकी लोकप्रियता को देखते हुए, उनका विज़न देखते हुए तय किया गया है कि अनुराग जैन को ही पूरा जो है दायित्व दिया जाए। वरिष्ठ पत्रकार चेतन भट्ट क्या कह रहे हैं मुख्य सचिव के बारे में, वो भी सुन लीजिए, सुनाइए। अब वित्त की स्थिति कैसी हो, इसके लिए अनुराग जैन जो पहले वित्त सचिव रह चुके हैं मध्य प्रदेश में, उनको यहाँ लाया जा रहा है। टेक्नोक्रेट के साथ साथ एक वो बेहतर एक IAS हैं, सीधी बात करने वाले व्यक्ति हैं। संभवतः इसलिए मध्य प्रदेश में उनको भेजा गया हो ताकि जो मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती जा रही, बार बार कर्ज लेना पड़ रहा है, उससे कैसा निपटा जाए, इस बात को भी लेके जो केंद्र है वो भी चिंतित है और उस व्यवस्था को सुधारने के लिए अनुराग जैन को मुख्य सचिव के रूप में तैनात किया गया है। हाईवे पर गाड़ी खड़ी ना करें, हादसे हो जाते हैं, और ये ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है किसने? मध्य प्रदेश के रीवा से विवेक तिवारी ने। हाईवे पर खड़ी गाड़ियां जान ले रही हैं। आप भी जब हाईवे पर निकलते होंगे तो देखते ही होंगे कि सड़क के किनारे बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी मिलती होंगी। ये जनहित की खबर है और ये सबको सावधान करने वाली खबर है। ये गाड़ियां लगातार लोगों की जान से खिलवाड़ कर रही हैं, मार दे रही हैं भाई लोगों को। ऐसा क्यों कह रहा हूं जानते हैं? क्योंकि हमारे सहयोगी विवेक तिवारी ने पड़ताल की है, जमीनी पड़ताल की है। सबसे पहले आप ये दो तस्वीर देख लीजिए। पहली तस्वीर एक दर्दनाक हादसे की है। एक बस हादसे की शिकार हो गई। इस हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई। दूसरी तस्वीर में आपको हाईवे के किनारे खड़ी गाड़ियां दिखाई दे रही हैं। एक साथ कतार में कई गाड़ियां ऐसे ही खड़ी रहती हैं। ये बहुत सामान्य बात है, इसमें कोई रोका टोकी नहीं करता। ये बहुत सामान्य बात है। हाईवे पेट्रोलिंग वाले भी जाते हैं, हाँ भाई किनारे खड़ी, ऐसे ही खड़ी रहती हैं। और सड़क किनारे खड़ी यही गाड़ियां इन दर्दनाक हादसों के लिए जिम्मेदार हैं। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से आई है। नेशनल हाईवे पर लगातार हादसे हो रहे हैं। 2 हफ्ते में, ये खबर क्यों दिखा रहा हूं ये समझ लीजिए, 2 हफ्ते में 20 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। हमारे सहयोगी विवेक तिवारी इन हादसों के बाद मौके पर पहुंचे और जाना कि ये हादसे क्यों हो रहे हैं। रिपोर्ट देखकर समझिए, इसके बाद आगे बात करेंगे। बाईपास के किनारे ढाबों पर खड़े ट्रक और बस हादसों की बड़ी वजह बनते हैं। इन ट्रक ड्राइवरों की छोटी सी लापरवाही के कारण कई जिंदगियां चली जाती। कोई अपने नीचे उतार खड़ी किया, कोई रोड में दाब खड़ी कर दिया। जो रोड में खड़ी कर तो गलती करते हैं। अंधेरी में खड़े थे ट्रक, तो उसमें भिड़ गए। अपने थोड़ा कर्तव्य बनता है कि थोड़ा रोड से ज़्यादा साइड में लगाना चाहिए। बहुत दिक्कतें होती हैं, बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं। दुर्घटनाएं तो होती हैं। शासन कोई सुनते नहीं तो क्या करे। कोई नहीं आता, कोई नहीं देखता क्या है, आदमी जैसे चल रहा वैसे चल रहा। फिर कह रहा हूं, बहुत साधारण और आम बात है। सड़क के किनारे ट्रक खड़ा कर दिए और निकल गए खाना खाने।
नींद आने लगे तब भी सड़क पर गाड़ी खड़ी करके थोड़ा आराम कर लेते हैं, लेकिन इनकी ये लापरवाही लोगों की जान ले रही है। ये सड़क के किनारे गाड़ी लगाकर इंडिकेटर तक नहीं जलाते। रात के अंधेरे में गाड़ियां दिखाई नहीं देती हैं, हादसे हो जाते हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही चोरहटा बाईपास पर एक खड़े ट्रक से दूसरा ट्रक टकरा गया, जिसके बाद ट्रक में आग लगने से 4 लोग जिंदा जल गए। दूसरा मामला शाहपुर थाना के खटखरी का है। यहाँ एक खड़े ट्रक से एक कार भिड़ गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। मऊगंज बाईपास के पास खड़े ट्रक से एक बाइक सवार टकरा गया और बाइक सवार की मौत हो गई मौके पर ही। सबसे दर्दनाक मामला मैहर का है। यहाँ रात में एक खड़े डंपर से स्लीपर बस टकरा गई। हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई। इस तरह से हाईवे किनारे गाड़ी खड़ा करना कानूनन जुर्म है। इसके लिए कड़े नियम बनाए गए हैं, लेकिन ट्रक ड्राइवर इन नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं और इनकी लापरवाही एक साथ 10-10 लोगों को मार दे रही है। मामले की पड़ताल के बाद हमारे सहयोगी विवेक तिवारी रीवा के एसपी से भी बात करने पहुंचे। एसपी साहब क्या कह रहे हैं, ये भी सुन लीजिए। हम इसमें सभी थाना प्रभारी को निर्देशित किया है कि ऐसे एरिया जहां पे सामान्यतः ट्रक वगैरह खड़े होते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा नज़र रखें, और यदि कोई ऐसा निश्चित स्थान है जहाँ पे खड़े होते हों, साइड में नहीं रहते हों, कोई अगर आने जाने वाली वाहन होता है उसे टकराने की संभावना होगी तो उस एरिया को हमको कॉर्डन करना होगा। और अगर आवश्यकता पड़े तो रिफ्लेक्टर्स वगैरह का भी हमको यूज़ करना पड़ेगा। और जो ढाबे वगैरह हैं, अगर वो ऐसे जगह पे हैं कि वहाँ उन प्रॉपर पार्किंग नहीं है और उसकी वजह से ट्रक जो रोड के बगल आके खड़े हो जाते हैं, तो उनको भी चिन्हित किया गया, उनको भी नोटिस वगैरह दी जा रही है। एसपी साहब, योजनाएं तो ठीक ठीक गिनवा रहे हैं आप, लेकिन कार्रवाई जल्दी कीजिए। इसी तरह से जान जाती रहेगी तो फिर कोई मतलब नहीं होगा। 2 हफ्ते में 20 लोगों की मौत हो गई है। प्रशासन भी कार्रवाई करे और जो लोग सड़क के किनारे गाड़ियां लगाकर खाने निकल जाते हैं वो लोग भी सजग हो जाइए। आपकी लापरवाही की वजह से लोगों की जानें जा रही हैं। जनहित की खबर है, लोगों को सावधान करने वाली खबर है। चलिए अगली खबर क्या है ये बता देता हूं आपको। बेटियों की तरफ उठने वाली उंगली तोड़ देंगे। इस समय बाबा बागेश्वर रोज ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं? बागेश्वर वाले बाबा आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दोनों हर दिन एक ऐसा बयान दे रहे हैं जो या तो खबर बने या तो सुर्खियां बटोरे। ऐसा क्यों? बाबा बागेश्वर ने कहा है बेटियों की तरफ उठने वाली उंगली तोड़ देंगे। गुस्से में है बाबा, गुस्साए हुए। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान अक्सर चर्चा में रहते हैं। अभी 2 दिन पहले ही सीधे मुद्दे की बात में दिखाया था कैसे हवस के पुजारी और हवस के मौलवी वाले बयान पर हंगामा मच गया था। आज नवरात्रि के पहले ही दिन फिर से बाबा के 2 बयान पर चर्चा शुरू हो गई है। एक बयान पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बढ़ते महिला अपराध को लेकर दिया है, तो वहीं दूसरे बयान में बाबा बागेश्वर नॉनवेज खाने वालों पर भड़क गए हैं। सुना दीजिए दोनों बयान, बाबा बागेश्वर क्या कह रहे हैं। नवरात्रि में हमारा यही विचार है कि आपकी देवी की मूर्ति स्थापना रखना तब सफल है, मूर्ति पूजा करना तब सफल है जब आप यह प्रण लेवे कि प्रत्येक बेटी की आबरू इज्जत पर उठने वाली उंगली को ही तोड़ देने का संकल्प अगर ले लिया जावे तो ही तुम्हारी नवरात्रि पूजा सफल है। वरना देवी दुर्गा मूर्ति पूजा रखने से भारत का कल्याण नहीं होना है। माता के प्रति हमारी आस्था है, हम भी माता की पूजा करेंगे, हम भी देवी माता रखेंगे। हम देवी माता के विरोध में नहीं है, पर उन लोगों के विरोध में जो 9 दिन तो दुर्गा दुर्गा करते, 10वें दिन मुर्गा मुर्गा करते, हम उन लोगों के विरोध में हैं। एक तरफ बाबा बागेश्वर बेटियों की सुरक्षा को लेकर गुस्से में कह रहे हैं बेटियों की तरफ उठने वाली उंगली तोड़ देनी चाहिए, तो वहीं दूसरी तरफ नॉन वेजिटेरियन लोगों पर बरस पड़े। कह रहे हैं 9 दिन दुर्गा दुर्गा करते हैं और 10वें दिन मुर्गा मुर्गा करने लगते हैं। अब इस बयान की चर्चा शुरू हुई तो सोचा आपको भी सुना दी जाए, विस्तार से दिखा दिया जाए, बता दिया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर कौन सी है? नो योर आर्मी। ये आर्मी के लोग हैं, हाथ में इनके औजार दिख रहा है और टैंक भी दिख रहा है। खबर कहाँ की है, जानना देखना चाहते हैं? मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर है भाई साहब। इंडियन आर्मी आ गई है, पूरे सैन्य बल और हथियारों के साथ आई है और आते ही क्या किया जानते हैं? छत्तीसगढ़ की धरती पर अपना शौर्य दिखाया है। एक से बढ़कर एक कारनामे दिखाए हैं जवानों ने। देखेंगे तो आपका जोश भी हाई हो जाएगा। तस्वीरें देखिए, सेना के शौर्य का अलग रंग दिखा रहे हैं आपको। पहली तस्वीर देखिए, सेना के जवान मोटरसाइकिल से करतब दिखा रहे हैं।
बहुत रोचक अंदाज है जवानों का। पहली बार ये सब हो रहा है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में। दूसरी तस्वीर में जवान बैंड की तैयारी कर रहे हैं, अपने वाद्य यंत्रों को बजा रहे हैं। तीसरी तस्वीर में जवानों की बेमिसाल टैंक है, इसका नाम भीष्म T-90 है। काफ़ी भारी भरकम और खतरनाक टैंक है। चौथी तस्वीर में जवान घुड़सवारी कर रहे हैं, घोड़ों पर बैठकर जवान मैदान में दौड़ लगा रहे हैं। क्या है पूरा मामला, विस्तार से जान लीजिए। चलिए सब कुछ आपको बता देता हूं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में इंडियन आर्मी सशस्त्र सैन्य समारोह करने जा रही है। यह कार्यक्रम 5 अक्टूबर और 6 अक्टूबर को किया जाएगा। इस कार्यक्रम का नाम नो योर आर्मी है, यानी कि आप और हम अपनी भारतीय सेना के बारे में जानें और समझें। अपने शौर्य, पराक्रम और ताकत हमें दिखाने के लिए जवानों ने आज फाइनल रिहर्सल किया है। गजब तस्वीरें थी, शानदार भाई शानदार। जवानों ने अपनी ताकत का गजब नजराना पेश किया है। इस कार्यक्रम में क्या क्या होने वाला है, ग्राफिक्स के जरिए सब कुछ आपको बता देता हूं। यह कार्यक्रम 2 दिनों तक 4 सेशन में होगा। कार्यक्रम सुबह 10 बजे से 5 बजे तक होगा। इस दौरान 500 से ज्यादा जवान अपना कौशल दिखाएंगे। गोरखा रेजिमेंट का प्रसिद्ध खुखरी डांस भी लोगों को दिखाया जाएगा। भीष्म T-90 टैंक के साथ और भी आर्टिलरी प्रदर्शन किए जाएंगे। 950 गोलियां दागने वाली राइफल के साथ 50 से ज़्यादा हथियारों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इस दौरान दंतेवाड़ा के बच्चे भी घुड़सवारी करते हुए दिखाई देंगे। समझ रहे हैं आप, कहाँ के? दंतेवाड़ा के। आर्मी का कैंप कहाँ खुलने वाला है? नारायणपुर में जमीन देखी जा रही है। नक्सलवाद कब खत्म करना है? 2026 तक। ये पूरा जो सिस्टम है इसको समझिए, क्योंकि विस्तार न्यूज़ ने यह तय किया है कि जो भी कनेक्शन आएगा नक्सलवाद से जुड़ा वो हम आपको इसी तरह से विस्तार से दिखाते बताते रहेंगे। अब आर्मी के जवान इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं तो इसके पीछे क्या वजह है ये भी जान लीजिए। कुछ दिनों पहले एक बड़ा ऐलान हुआ था, इंडियन आर्मी बस्तर में ट्रेनिंग करेगी, याद आया? जिसके लिए बस्तर में आर्मी कैंप खोले जाएंगे। इसी को लेकर जवान ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं भाई साहब। जब सेना अपना शौर्य राजधानी में दिखाएगी तो 300 किलोमीटर दूर बस्तर में बैठे नक्सलियों का कलेजा कांप उठेगा। और इतना ही नहीं, सीधा संदेश भी मिलेगा कि हथियार छोड़ो और मुख्य धारा में जुड़ो। इस कार्यक्रम को लेकर क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, ये भी सुनिए। हमारे युवाओं के साथ साथ सभी प्रदेशवासियों के लिए भारतीय सेना के शौर्य, पराक्रम, क्षमता और ताकत से परिचित होने का यह बड़ा ही महत्वपूर्ण अवसर होगा। इस प्रदर्शनी में हमारे जाबान सैनिक पैरा जंपिंग, खुखरी डांस, डेयर डेविल, मोटरसाइकिलिंग, राइडिंग और घुड़सवारी का भी प्रदर्शन करेंगे। इसलिए मैं समस्त छत्तीसगढ़ वासियों से अपील करना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम का आप हिस्सा बने। कार्यक्रम काफ़ी रोमांचक होने वाला है, तो आप लोग भी जाइए और अपनी इंडियन आर्मी को जानिए, क्योंकि कहा जा रहा है नो योर आर्मी। उनकी ताकत को देखिए और करीब से महसूस कीजिए। आगे बढ़ूं उससे पहले रायपुर दफ्तर का रुख कर लेता हूं और रवि मेरी से ये पूछ लेता हूं कि आप लोगों की क्या तैयारी है? टिकट है, किसको किसको लेकर जाने वाले हैं और क्या उत्साह है वहां नो योर आर्मी कार्यक्रम को लेकर? मिस्टर रवि मेरी बता दीजिए सब कुछ। ज्ञानेंद्र जी, पूरी तैयारी है। हमारे 2 रिपोर्टर वहां लगेंगे और लगातार कवर करेंगे। कल से ही हमारा कवरेज शुरू हो जाएगा। लेकिन इस पूरे कार्यक्रम का एक मैसेज, उस मैसेज को बताना जरूरी है और समझाना जरूरी है, क्योंकि जब अबुझमाड़ में इंडियन आर्मी का ट्रेनिंग कैंप खुलेगा ये मैसेज आया, तब भी कहा गया कि छत्तीसगढ़ में जो नक्सलवाद है, जो नक्सलवाद का जो विचारधारा है, एक उसकी जो विचारधारा की ताकत थी उसको कमजोर करने की कोशिश की गई और उसी को बढ़ावा या उसी ताकत को और बढ़ाने के लिए जो आर्मी का यहाँ प्रदर्शनी हो रहा है उससे भी ये बढ़ेगा। और जो शहरी इलाकों में कोई नक्सलवाद की गतिविधियों को अगर कोई सहारा देने की कोशिश भी करेगा तो एक बार डरेगा, एक बार सोचेगा कि नक्सलवाद नहीं, हमें तो मुख्य धारा में जाना है और मुख्य धारा में रह के देश की रक्षा करना है। ये मैसेज जाने की एक कोशिश है, एक प्रयास है। ज्ञानेंद्र जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका रवि, बहुत शुक्रिया। और समय मिले तो आप भी चले जाइएगा। बहुत धन्यवाद आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर क्या है? अगली खबर क्या है? मां को मारने का अफसोस नहीं है इस बेटे को। वृद्धाश्रम की खबर दिखाई थी। मां रो रही थी, बिलख रही थी, आंसू बह रहे थे।
आंसू बह रहे थे। 1 अक्टूबर को वृद्धजन दिवस पर एक खबर दिखाई थी। हमारे सहयोगी नीतीश गर्ग वृद्धाश्रम गए थे। आश्रम में रह रहे कई बुजुर्ग लोग से मिले। बुढ़ापे में अपनों का सहारा नहीं मिला, अपने ही बच्चों ने इन्हें घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया। उनका दर्द, उनका हाल चाल जानने गए थे। इन्हीं लोगों में एक महिला थी, बुजुर्ग थी, लाचार थी। विस्तार न्यूज के कैमरे के सामने फूट फूट कर रो रही थी, बहुत दुखी थी। जानते हैं क्यों? क्योंकि इनका बेटा इनको मारता था। मां रोती थी, चिल्लाती थी, लेकिन फिर भी बेटे पर कोई असर नहीं होता। मजबूरन मां को भागकर वृद्धाश्रम जाना पड़ा। आगे बात करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। और आज फिर ये रिपोर्ट क्यों दिखा रहा हूं विस्तार से बताऊंगा। पहले रिपोर्ट देखिए। जो माता पिता को घर में ना रख सके वो औलाद ही नहीं है। वो कैसी औलाद है? अपने ही बच्चों ने इन्हें घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। कोई साथ नहीं दिया, सब पीछे हट गए। बेटा गैरेज में वर्करों के साथ पीना शुरू कर दिया। वो इतना पीने लगा, सुबह शाम था, फिर मेरे को पीटने लगा। बहुत मारता है। हाथ से मैं घर से बार बार भाग जाती थी, यहाँ वहाँ छुपने के लिए। नीतीश गर्ग मेरे सहयोगी जो ये रिपोर्ट बना कर लाए हैं, ये जो बेटा है ना जिसने अपनी मां को मारा है, इसको विस्तार न्यूज के स्क्रीन पर लाऊंगा, मेरा वादा है। विस्तार न्यूज का रिपोर्टर इस बेटे को ढूंढ कर लाएगा जो अपनी मां को मारकर घर से बाहर जाने के लिए मजबूर किया है। कहता हूं ना आपसे, इमोशनल चैनल है आपका अपना चैनल, इमोशनल चैनल। वादा किया था कि हमारा रिपोर्टर आपके बेटे के पास जाएगा मां, और एक बार कोशिश करेगा कि आपका यह दुख कम हो, और एक मां के आंसुओं का हिसाब लेगा। हमारे सहयोगी नीतीश गर्ग ने उस कलयुगी बेटे को ढूंढ निकाला है। एक तरफ आज पूरे देश में मां की पूजा हो रही है, और दूसरी तरफ ये बेटा जो अपनी मां को इतना मारता था कि मां जान बचाने के लिए वृद्धा आश्रम में आकर रहने लगी। इनका बेटा हितेश ठक्कर क्या कह रहा है, सुन लीजिए, सुनाइए भाई। भाई हिंसक इसलिए हूँ, जब मैं दुकान जा रहा हूँ, कुछ काम कर रहा हूँ, तो वो वहाँ पर छुप के खड़ी है, देख रही है। अरे भैया तू अपना जिंदगी जी, मेरे को अपना जिंदगी जीने दे भाई। बहुत प्यार करती मैं, उसके बगैर मैं रह नहीं सकती। मेरी मम्मी कोई ना कोई बहाने से ना घर का दरवाजा, वो मेरे कमरे का दरवाजा खोल के अंदर घुस जाएगी। अब मैं माँ के सामने तो दारू पीऊंगा नहीं। आप क्यों आके मेरे सामने बैठे हैं? मारता है, मरा कर देता है। हाँ, लेकिन उसके बाद भी माँ कह रही है। क्या हितेश, ये जानना चाहता हूँ, तुम्हारे जैसा पढ़ा लिखा लड़का कैसे माँ पर हमला कर सकता है? भैया घर की बातें अगर बाई जान जाए, काम करने वाली, और दूध वाला जान जाए, तो उस घर का मतलब ही क्या है? आप क्यों लोगों के साथ डिस्कशन करते हो? लोगों की बातें घर के अंदर रहती है। पश्चाताप भी नहीं है। मैं उस इंसान से माफ़ी मांगूंगा जिसने मेरे प्रति गलत ना किया हो। मैं उस इंसान से माफ़ी नहीं मांग सकता जिसने मेरे साथ गलत किया हो। भैया घर की बातें अगर बाहर गई तो ढिंडोरा पिटना है ही है ना। ताली दो हाथ से बजती है। अगर वो मेरे साथ प्रेम से रहते, है ना हितेश, मैं सिर्फ तुम्हें सुनने आया था, और भैया मैं आपके साथ छल कपट करूंगा? चलो मान लो अपन माँ है यार, हितेश माँ है। सॉरी बोल दिया ना मैंने, बात खत्म। मैंने सिर्फ हाथ उठाया था, बात का पतंगड़ किसी और ने बनाया है। हितेश कह रहा है सिर्फ हाथ ही तो उठाया था, बात का बतंगड़ बना रही है। क्या बात करते? शर्म आनी चाहिए हितेश, शर्म आनी चाहिए आपको। जिस मां ने 9 महीने कोख में रखा, उसे मारते हुए शर्म आनी चाहिए। और कितनी आसानी से कह रहा है ये हितेश कि हाथ ही तो उठाया था। कैसे लोग होते हैं। और तो और ये बेटा कह रहा है सिर्फ हाथ ही उठाया था। हितेश ठक्कर नशे का आदी है, 3 बार जेल जा चुका है। इस कलयुगी बेटे को मां को पीटने का कोई अफसोस नहीं,
कोई अफसोस नहीं। लेकिन ऐसे लोगों को समाज के सामने दिखाना चाहिए, ऐसे लोगों को, इनकी हरकतों को लोगों को सामने लाना चाहिए। कम से कम समाज जब इनसे पूछे, लोग जब इनसे पूछे, तो इन्हें शर्म तो आए कि हाथी बस उठाया था, माँ के ऊपर बहुत बड़ा पाप किया था हितेश, बहुत बड़ा पाप किया था। चलिए, जब आपको शर्म नहीं आ रही है, आपको अफसोस नहीं है, तो मुझे लगता है कि आपके मसले पर ज्यादा देर मुझे भी बात नहीं करना चाहिए। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, और अगली खबर क्या है? गरबा जा रहे हैं तो नियम कानून जान लीजिए भाई। इस बार अगर आप सोच रहे हैं कि गरबा जाना है, नाच कूद के चले आना है, तो ऐसा नहीं है। नवरात्रि शुरू हो गई है, देश भर में माँ दुर्गा की पूजा की जा रही है, माँ के 9 रूप की आराधना की जा रही है। अब नवरात्रि आ गई है तो आप भी गरबा की तैयारी कर रहे होंगे, नए नए ड्रेस खरीद रहे होंगे, कपड़ा बनवा ही लिए होंगे। किस तारीख को जाना है ये भी तय हो गया होगा। और अगर मान लीजिए कोई पति कह रहे हैं कि भाई अभी व्यस्त नहीं जा पाएंगे, तो झगड़ा झंझट भी शुरू हो गया। लेकिन इस बार गरबा में कैसे जाना है, इसी पर विवाद बढ़ गया है। इस बार गरबे के उत्सव में गोमूत्र से लेकर टीका चंदन तक की बात हो रही है। उज्जैन, रायपुर, इंदौर और भोपाल में गरबा को लेकर क्या क्या चल रहा है, सब कुछ बताएंगे। कहीं जबरदस्त तैयारी चल रही है तो कहीं जमकर विवाद हो रहा है। रायपुर की तस्वीर देख लीजिए, गरबा से पहले महिलाएं जमकर तैयारियां कर रही हैं। रायपुर में गरबा का उत्सव जोर शोर से मनाया जाता है। उज्जैन में गरबा को लेकर बहुत अनोखी तस्वीर आई है। महिलाओं के हाथों में तलवार दिखाई दे रही। तलवार लेकर गरबा, ये तो गर्दन काट डालेंगे। तलवार लेकर गरबा करती महिलाएं नारी सशक्तिकरण की मिसाल पेश तो कर रही हैं, लेकिन कहीं तलवार लेकर गए तो नुकसान हो जाएगा। शांति के स्वरूप से लेकर माता चंडी का अवतार दिखा रही हैं। पहले रिपोर्ट देख लीजिए, फिर इंदौर और भोपाल से आई विवाद की बात भी करेंगे। लेकिन उज्जैन और रायपुर से अच्छी तस्वीर आई है, तो शुरुआत अच्छी तस्वीर से करेंगे। रिपोर्ट देख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। जिस तरह आपका सौम्य स्वभाव है, उसी तरह आपका चंडी स्वभाव भी आपके अंदर होना चाहिए। नवरात्रि शुरू हो चुकी है और नवरात्रि शुरू होने के साथ ही गरबा जो है उसकी धूम भी देखने को मिल रही है। इस बार बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, क्योंकि कोविड के बाद इस बार लग रहा है कि बहुत टाइम बाद अच्छे से होने वाला है। हमारे हिंदू धर्म में अगर हम ऐसा ये सब करें कि गंगा जल छिड़क के, कि आधार का, ये हम नौकरी या जॉब किसी चीज़ के लिए नहीं जा रही है। हमारे लिए माता का द्वार है वो। हर जिसकी श्रद्धा रहेगी वो सब कुछ सबको ही आने देना चाहिए। रायपुर में महिला कह रही है विवाद नहीं होना चाहिए, लेकिन इंदौर और भोपाल में विवाद हो गया है। बात पहले इंदौर की कर लेते हैं। 36 साल से शिखर गरबा मंडल इंदौर में गरबा आयोजन कर रहा था, लेकिन इस बार गरबा का आयोजन निरस्त हो गया। वजह पता है क्या है? गरबा का संचालन एक मुसलमान कर रहा था। पूरी तैयारी की जा रही थी, टेंट, गाजे बाजे सब कुछ सेट किए जा रहे थे, लेकिन हिंदू जागरण मंच को आपत्ति हुई। हिंदू जागरण मंच का आरोप है कि लफ्ज़ जिहाद को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा था। पूरे मामले को समझने के लिए पुनीत विजयवर्गीय की ये रिपोर्ट देख लीजिए, इसके बाद आगे बात करेंगे। दिखाइए पुनीत की रिपोर्ट। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में माता बहनें गरबा किया करती थी, लेकिन फिरोज खान के आयोजक बनने के होर्डिंग, पोस्टर, बैनर लगने के बाद यह विवाद अचानक से उपज गया। कल जब हमें जानकारी प्राप्त हुई तो शाम तक जो आयोजन करने वाले लोग थे उनके द्वारा जो है उस आयोजन को निरस्त कर दिया गया। मैं ये मानता हूँ कि मैं मुस्लिम हूँ और मैं अपने धर्म की भी इज्जत करता हूँ, वहीं मैं सारे धर्मों को अपने दिल में रखता हूँ। उसको ऐसा लगता है फिरोज को कि मेरे को माता में भक्ति है और मेरे को आराधना करनी है, तो हिंदू धर्म अपना के आयोजन करे ना। फिर सालों से और अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। सब जने प्रोटेक्ट करते हैं और सब अच्छे से ही रहते हैं। ये सब चीज़ें गलत हो रही है, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। और भैया का तो ऐसा कुछ है भी नहीं। अभी तक जामी गरबा खेला, शिखर गरबा मंडल के अलावा कहाँ खेला ही नहीं है। हम यहीं खेलते रहे, हम यहीं खेलना चाहेंगे इस बार। चलिए
अब भोपाल की बात कर लेते हैं। भोपाल में आयोजनकर्ताओं ने एंट्री का अलग ही नियम बना लिया है। नियम ऐसा है कि अगर आपको गरबा में आना है तो हाथ में कलावा बंधवाना होगा और माथे पर तिलक लगाना पड़ेगा। ये रिपोर्ट भी देखिए। राजधानी भोपाल का भोजपाल गरबा महोत्सव है, जिसकी शुरुआत 5 तारीख से होगी और पास में जो विशेष तौर पे लिखा है, इसमें लिखा है कि प्रवेश केवल हिंदू सनातनी परिवार के लिए। आई कार्ड लेके आएंगे, उसकी जांच करेंगे, तभी एंट्री देंगे। अंदर भी, इसके बाद भी अंदर आने के बाद हमने तिलक की व्यवस्था की है, कलावा बांधने की व्यवस्था की। हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं, अपने धर्म के प्रति लोगों को एकत्रित किया हमने और धार्मिक कार्य नृत्य के माध्यम से हमने माता जी की आराधना की। पहले आई कार्ड, फिर कलावा और चंदन। गजब का इंतजाम है। खैर, त्योहार है, शांति और प्रेम से मनाइए भाई, शांति और प्रेम से मनाइए। नियम इतना पेचीदा और कड़ा मत बना दीजिए कि हाथ में कड़ा पहन के आना पड़े। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर क्या है। नवरात्रि शुरू हो गई है, कुछ अच्छी तस्वीरें आई हैं और 9 दिन हमारा मकसद है कि जो देश भर से अच्छी तस्वीरें आएंगी वो हम आपको दिखाएं। माता का दरबार सज गया है, कलश की स्थापना हो गई है, मंदिर जगमगा गया है, भक्त झूम रहे हैं, भक्ति गानों पर नाच रहे हैं। आज सुबह से ही दुर्गा पूजा को लेकर गजब का माहौल है। विस्तार न्यूज आज सुबह से ही जगह जगह से आपको मंदिरों की तस्वीर दिखा रहा है। देख लीजिए तस्वीर। भोपाल, उज्जैन, रीवा, छतरपुर, रायपुर, बिलासपुर, कोरबा और डोंगरगढ़ की तस्वीर दिखा रहे हैं। सुबह से ही मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। हर रंग आपको दिन भर विस्तार न्यूज ने दिखाया है। बहुत सुंदर माहौल है, जबरदस्त माहौल है। अगले 10 दिन तक ऐसा ही चहल पहल रहने वाला है, इसलिए हमने सोचा कि आपको एक एक तस्वीर दिखा दें। चलिए, नवरात्रि की हर तस्वीर आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन अब है रिसर्च की बारी। और रिसर्च क्या है? गूगल से सबसे ज्यादा क्या पूछते हैं। हाँ, ये गूगल बाबा हैं। ऐसी कौन सी चीज है जो सबसे ज्यादा ढूंढी जा रही है, पूछी जा रही है? पहले लोगों को कुछ जानना हो तो परेशान हो जाते थे, लेकिन अब फोन निकालो और जो पूछना है गूगल भैया से पूछ लो। आज रवि मीरी का रिसर्च इसी पर है। दुनिया में सबसे ज्यादा गूगल भैया से क्या पूछा जाता है? लोग सबसे ज्यादा गूगल से क्या सवाल करते हैं? हम लोग ठहरे पत्रकार, तो हम लोग तो सबसे ज्यादा खबर ही खोजते हैं। ऐसे ही दुनिया भर में हर महीने लोग 30 लाख से ज्यादा सवाल पूछते हैं। इन सवालों को फिल्टर करने का काम सिमरास नाम की वेबसाइट करती है। 2024 में 142 देशों के गूगल सर्च के हिसाब से डेटा तैयार किया गया है। इसमें से 100 सवालों को जारी किया गया है जो सबसे ज्यादा गूगल सर्च किया गया है। ग्राफिक्स के जरिए सब कुछ देख लीजिए, समझ लीजिए। दुनिया में टॉप 5 कीवर्ड टॉप में यूट्यूब है। यूट्यूब हर महीने 13 करोड़ बार गूगल में यूट्यूब को सर्च किया जा रहा है। दूसरे नंबर में फेसबुक है, 7 करोड़ 55 लाख बार सर्च किया जा रहा है। तीसरे नंबर पर व्हाट्सएप वेब है, 5 करोड़ 62 लाख बार हर महीने सर्च किया जा रहा है। चौथे नंबर पर गूगल ट्रांसलेट है, 5 करोड़ 60 लाख बार हर महीने सर्च किया जा रहा है। पांचवें नंबर पर खुद गूगल भैया हैं, 4 करोड़ 14 लाख बार हर महीने गूगल में गूगल सर्च किया जाता है। सोशल मीडिया की ताकत भी इससे आप समझिएगा। इसके बाद आपको कुछ हैरान करने वाले सवाल बताता हूं जो गूगल से सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। आपके मन में जिज्ञासा है, आप सोच रहे होंगे क्या पूछा जाता है। टाइम कितना हो गया? 8:51 हो गया। टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी बता देता हूं। हर महीने में 65 लाख लोग टाइम पास करने के लिए पूछते हैं। देखने के लिए क्या है? गजब है भाई, इतने खलीहर लोग भी रहते हैं। हर महीने 32 लाख लोग अपने करीब के दुकान के बारे में गूगल से पूछते हैं नजदीकी किराना दुकान कौन सा है। हर महीने 14 लाख बार गूगल से पूछा गया मेरी ट्रेन कहाँ है। हर महीने 8,67,000 बार गूगल से पूछा गया कि इंस्टाग्राम अकाउंट कैसे डिलीट करें। हर महीने 5,80,000 बार पूछा गया गूगल से कि टाई कैसे बांधे। और सबसे जरूरी सवाल हर महीने 5,55,000 बार पूछा गया कि तेजी से वजन कैसे घटाएं। 4,34,000 बार यह भी पूछा गया कि अंडे कितनी देर तक उबालना चाहिए। अब आपको यह भी बता देता हूं कि भारत में साल 2023 में सबसे ज्यादा लोग क्या सवाल पूछे थे। टॉप में कोडिंग क्लास है, सबसे नजदीकी कोडिंग क्लास। उसके बाद लोगों ने पूछा मेरे पास के ब्यूटी पार्लर। और सुनिए, तीसरे नंबर पर पूछा गया मेरे पास के जिम।
चौथे नंबर पर पूछा गया मेरे पास के त्वचा विशेषज्ञ, और 5वें नंबर पर सबसे ज्यादा पूछा गया मेरे पास के टिफिन सर्विस। गजब गजब रिसर्च करते हैं रवि मेरे। सर्च का भी रिसर्च कर लिया। आज बस इतना ही, 8:52 हो गया। ठीक है, आप इससे ज्यादा कुछ नहीं बता पाएंगे। नंबर जल्दी बता दो। 8282824982 पर व्हाट्सअप कर दीजिए। हाँ, झांकियों का व्हाट्सअप करिए। आपके जो इर्द गिर्द दुर्गा जी का पंडाल है भेजिए, हम दिखाएंगे आपको इसी तरह से जैसे आज तस्वीरें दिखाएं।